हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपकी। इसमें मैं आपको लेसन 1 डिक्टेट कर रही थी। लेसन 1 में आपने इसमें पढ़ा होगा, पहले इसके बारे में लेसन 1 के पूरा डिस्क्राइब किया था मैंने आपको। लेसन 1 के अंदर आपने ये आपका पूरा लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर है। इसके पहले आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, मैंने तो इसमें आपको पूरा इसके अंदर बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर अपन चल रहे हैं, जो पूरा इसकी बेसिक जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दी थी। एंड देन 8th क्लास आपका ये भी बता दूं मैं कि जो भी आपका यहाँ पे पर डे लेक्चर होता है वो आप नोटबुक में मेंशन करें, वही आपका SW है, ये ध्यान रखें। और जितनी बात बोर्ड पे लिखते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बात जो एग्जाम्पल बताओ समझाते हैं उसको भी आप नोट डाउन करें। तो इसके अंदर मैं आपको जो बता चुकी हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आप जैसे पढ़ चुके हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में पहले आपने जाना कि व्हाट इज़ क्रॉप, फिर आपने जाना टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो व्हाट इज़ क्रॉप का आपको मैंने डेफिनेशन बता ही दिया था। देन टाइप्स ऑफ क्रॉप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी एंड खरीफ। फिर उसके बारे में समझा दिया था कि वो सीजनल कब वो इस तरह से ग्रो कराए जाते हैं। फिर आपका टॉपिक था बेसिक प्रैक्टिसेस आपकी क्या है। बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। 1 बाय 1 एक स्टेप लेके आप क्रॉप प्रोडक्शन में अपनी यानी रोल करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपका बेसिक प्रैक्टिसेस में फर्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन आपका आता है सोइंग, फिर आपका आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड देन इरिगेशन, एंड देन प्रोटेक्शन। एंड प्रोटेक्शन के बाद फिर आपका आता है स्टोरेज एंड देन हार्वेस्टिंग। तो इस तरीके से आप एक एक करके पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर मैंने आपको वो भी चीज़ें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर समझा दी थी कि कैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके अंदर पॉइंट्स थे कि कैसे सॉइल को करते हैं, बहुत इसके मेथड्स से अंदर इंक्लूड, वो भी आपने कंसीडर कर लिया। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आपने सोइंग को जाना। सोइंग में भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस थे सोइंग के, जो आपने उनको भी पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर किया। सोइंग के बाद आपका नेक्स्ट था, थर्ड पॉइंट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो आपके लास्ट आपकी 2 क्लासों में वो चल रहा था। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आपका लेंथी पार्ट है थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले ये जानना था कि व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजर। तो देन फिर आपने अलग अलग इसको जाना कि मैन्योर क्या है और फर्टिलाइज़र क्या है। तो मैन्योर इज़ ए जस्ट लाइक ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर इज़ ए जस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड फिर इसके बाद दोनों के बीच में आपने फिर डिफरेंस भी क्लियर किया था। कल मैंने इसको टेबल वाइज आपको डिफरेंस क्लियर किया था कि इन दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैन्योर को आप जो है मैन्योर जो होता है रिच इन ह्यूमस होता है, वो ज़्यादा यानी बेस्ट होता है कंपैरिजन देन फर्टिलाइजर्स, क्योंकि उसमें लॉसमेंट कुछ नहीं है प्लांट्स को। बट फर्टिलाइजर रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन उसके लॉसमेंट ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से अगर प्लांट्स को सूट नहीं किया तो वो डैमेज कर सकता है उसके पार्ट्स को। लेकिन ह्यूमस में ऐसा नहीं है, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है ह्यूमस तो वो कोई ऐसा लॉस नहीं करेगा, क्योंकि वो हर तरीके से बेनिफिट ही करता है। लेकिन जो है आपका फर्टिलाइजर्स में आपका है एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आपके हमेशा जो है यानी इस तरीके से उससे कोई यानी फर्टिलाइजर से आपका ये है कि अगर वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है लेकिन कई बार आपका वो एक्सेस अमाउंट में अगर हो गया देन वो किसी तरीके से हार्मफुल हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो वो चीज़ आपकी मैन्योर के अंदर नहीं है, ये बेनिफिट है। देन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अगर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखा जाए तो आपका फर्टिलाइजर जस्ट आपका बेस्ट है कंपैरिजन देन आपका मैन्योर, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस और पोटेशियम जैसे एलिमेंट होते हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। यानी एक तरीके से वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। और इसमें डिफरेंस ये भी था कि मैन्योर को आप फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, बट फर्टिलाइज़र को आप फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र जस्ट लाइक केमिकल प्रोसेस, फर्टिलाइजर्स यानी जस्ट प्रिपेयर बाय केमिकल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज। तो ये चीज़ें आपकी जाननी थी।
उसके बाद आपने इनके बीच में डिफरेंस क्लियर करने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि गिव द बेनिफिट ऑफ मैन्योर। तो आप मैन्योर के बेनिफिट्स को बता सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया कि मैन्योर के बेनिफिट्स आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, और उससे आपको किसी भी तरीके की यानी हार्मफुल वाली बात नहीं मिलेगी प्लांट्स के लिए। वो किसी न किसी ऐसा नहीं कि वो कभी नुकसान पहुंचाएगा। अगर वो यानी कि अगर वो रिच इन किसी भी चीज़ में न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं है, लेकिन ह्यूमस उसके अंदर ज़्यादा है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सबसे ज़्यादा बेस्ट बात है कि उसमें हमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिलेंगे। वो हर तरह से वो एक तरीके से यूज़फुली मटेरियल होगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक आपका ये एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस होता है। तो केमिकल सब्सटेंस में आपको पता है कि कैसे न कैसे उसको प्लांट के ग्रो में कहीं ना कहीं उसको डीमेरिट्स भी हो सकती हैं उससे प्लांट के यानी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर या प्लांट ग्रोइंग के अंदर। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर लॉसमेंट है बाई फर्टिलाइजर्स। तो आपका ये डीमेरिट्स ही हो गया। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करते हुए आप इनके पॉइंट्स को डिक्टेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका आज जो मैंने टॉपिक लिया वो है आपका इरिगेशन। इरिगेशन इज जस्ट आपका क्या प्रोसेस है, ये देखिए एक बार मैं आपको बताऊं कि इरिगेशन क्या है। इसमें देखिए इरिगेशन the supply of water to crops at different intervals। ये आपको आगे इस तरह से यानी इरिगेशंस की डेफिनेशंस क्लियर की है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यानी इरिगेशन क्या है, इरिगेशन क्या मतलब इरिगेशन जस्ट आपका प्रोसेस क्या है, इसको क्लेरिफाई कैसे करोगे। तो जस्ट इरिगेशन को आप क्लेरिफाई कैसे करते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी वाटर का जो सप्लाई, वाटर की सप्लाई क्रॉप तक पहुंचाना एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि उसको अलग अलग तरीक़ों से, तो वो आपका इरिगेशन कहलाता है। राइट बेटा, यानी एक तरीके से प्लांट्स को वाटर देना या वाटर सप्लाई करना। देन आपका यहाँ पर मैंने आगे लिखा द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी कि जो आपकी यानी द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो टाइमिंग इरिगेशन की या उसकी जो जितनी चाहिए वाटर की रिक्वायरमेंट जो वाटर की है, ये फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी जस्ट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड द टाइमिंग जस्ट डिपेंड ऑन द यानी कि ग्रोइंग सीजन, यानी आपका जो सीजनल आपके जो होते हैं प्लांट्स, या आप ऐसे कह सकते हो जो सीजनल ग्रो करते हैं। तो यानी टाइम वाली बात वहाँ पर इसलिए आई। तो डिपेंड ऑन द सीजनल क्रॉप, देन टाइम and the frequency of water just related to requirement of water and the varies from crop to crop। ये varies करता है crop to crop, यानी varies करता है crop to crop and soil to soil and season to season। यानी कि ये डिपेंड एक तरीके से इसका रिलेशन ये क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि कैसे किस तरह के क्रॉप में कितना पानी की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सब क्रॉपिंग में अलग अलग है, किसी में कम चाहिए वाटर, किसी में ज़्यादा चाहिए, किसी में लगभग रेशियो के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से सॉइल टू सॉइल, कितना सॉइल के अंदर एब्जॉर्बेशन है, उसका कितने कैपेसिटी पावर है सॉइल का जो एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, तो ये सॉइल पर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंडिटी ऑन द सॉइल एंड क्रॉप एंड द सीजन, ये तीन पर डिपेंड करता है जस्ट आपका इरिगेशन। तो इरिगेशन इज ए जस्ट डिपेंड ऑन द टाइम एंड सॉइल एंड क्रॉप। तो सॉइल पर आपका डिपेंडिटी वो आपको पता ही है कि सॉइल के अंदर अगर बात करोगे तो ये बोलोगे कि कितना एब्जॉर्बेशन है सॉइल का वाटर को लेने का, और क्रॉप की बात करोगे तो ग्रोइंग कैसे करता है, यानी क्रॉप किस तरह का क्रॉप है ना, कैसे आप प्रोडक्शन आप किस क्रॉप का करा रहे हैं। एंड सीज़न टू सीज़न, जैसे विंटर में आपको पानी की ज़रूरत कम होगी पर आपको समर के अंदर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, रेनी सीज़न के अंदर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इस तरीके से वहाँ पर आपकी ये बात आ जाती है। तो इरिगेशन इज जस्ट रिलेटेड टू क्रॉप, सॉइल एंड सीजन। एंड जस्ट नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन।
जस्ट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। यानी कि आप इरिगेशन कहाँ कहाँ से करा सकते हैं? तो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स मतलब आप जानते ही हैं कुआं, एंड विलेज के अंदर आपने ट्यूबवेल्स देखा होगा, ट्यूबवेल्स होते हैं लगे हुए। पॉन्ड्स आपको पता है, लेक्स, लेक्स यानी आपको पता ही झरना, तालाब, रिवर्स नदी, डैम्स पता ही है आपको बांध, एंड कैनाल्स यानी कि आपके बड़े बड़े जो नाल सिस्टम होते हैं, कैनाल सिस्टम यानी कि बड़े बड़ी सी ऐसी नालियों द्वारा जो वाटर को गिराया जाता है कैनाल द्वारा। तो इस तरीके से आपके सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हो गए कि आपको इनमें किस सोर्स को, आपको किस सोर्स के द्वारा आपको इरिगेशन करवाना है क्रॉप के अंदर, तो वो आपके ये सोर्सेज हैं, यहाँ से आप इरिगेशंस को सप्लाई करवा सकते हैं, देन ये सोर्सेज। एंड इसके बाद मैंने लिखा आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर देखिए आपके मैंने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं। पहले तो आपने जाना है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, जस्ट फिर आप जानोगे कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन आपने देखा ट्रेडिशनल होते हैं, जस्ट लाइक पुली सिस्टम, पुली यानी कि भाई कुआं से पानी खींचना, एंड चेन पंप, चेन पंप आपको पता ही है कि पंप द्वारा चेनिंग सिस्टम होता है, यानी जो पंप लगी होती है फिर उससे चेनिंग करा के हम कनेक्टिंग करा के हम नालियों से कनेक्टिंग करा के वाटर को सप्लाई करते हैं। डेटली भी वही होती है कि जस्ट लाइक किसी यानी कुओं से अटैच करा के उसका पानी हम बड़े बड़े यानी कि एक तरीके से ऐसे डलिया जैसा होता है जिससे पानी को इस तरह से हम उसको सप्लाई कराते रहते हैं, एक दूसरे को पहले देते रहते हैं, फिर वो पानी को यूँ करके आगे खेतों तक पहुंचाता रहता है, फील्ड तक पहुंचाता रहता है। एंड राहट जो है, राहट भी जस्ट वही है कि आप किस तरीके से राहट के अंदर पानी को दे रहे हैं, तो जस्ट वो भी एक यही प्रोसेस है कि वो नालियों के द्वारा या इस तरीके से आपको पानी पहुँचाया जा रहा है। तो ये आप देखते हैं कि किस तरीके से यानी नालियाँ बना बना के भी पानी दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन भी बहुत तरह के हैं जिसको आप कंसीडर करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको टोटली यानी इस तरीके से जानना है कि आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाए और हर एक पॉइंट को आपको उस तरीके से डिस्कस करना है। मैंने बहुत सेलेक्टेड पॉइंट लिखे हैं, आपको भी उसी तरीके से पॉइंट नोट डाउन करने हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप अच्छे से इसको कंसीडर कर लें। तो ये चीज़ आप देखिए, पुली सिस्टम फिर से मैं एक बार बता दूँ, पुली सिस्टम जैसे आपके कुएं से पानी निकालना, एंड चेन पंप यानी कि आपको पता है एक ऐसे बोलते हैं ना पंप है, मोटर पंप लगी होती है और जस्ट वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है और वो इस तरह से चलती रहती है, चरखे की जैसे उसमें पट्टियाँ से अटैच होती हैं, लाइट से कनेक्ट होती है और फिर उसका पानी गिरता रहता है खेतों में, वो आपका चेन पंप हो गया। डेटली वही है कि आपका जैसे कुओं से पानी निकाल के फिर उसको हम बड़े बड़े इस तरह से होते हैं बने हुए कंटेनर टाइप के, या जो भी उनका अपना जो भी उनका साधन होता है लेने का, वो उस तरीके से पानी को यानी खेतों में पहुंचाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में पानी एक साथ यानी कि हाईली अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो जाता है। और इसी तरह से रात में भी ऐसे नालियाँ बना बना के पानी को देते हैं या कहीं पे सोर्सेज गिराते हैं। तो इस तरीके से पानी के जो यानी देने के तरीके हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मेथड ऑफ इरिगेशन है, वो डिफरेंट टाइप्स हैं। और ट्रेडिशनल मेथड अगर देखा जाए तो आपके ये हैं। तो ये आपको ये जानना है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आपको ये 4 पॉइंट क्लियर करने जो पहले होते थे, जब हमारे पास कोई जैसे मॉडर्न किस्म के कोई हमारे पास एपरेटस नहीं थे, कोई हमारे पास टूल्स नहीं थे, देन उस समय ये होते थे। तो बेटा अब मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, एक बार सेकंड बार आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। तो आप एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज़ इरिगेशन। तो जस्ट इरिगेशन क्या होता है, तो बेटा ये क्या है, मैंने इसके बारे में देखिए लिखा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कि सप्लाई वाटर की सप्लाई करें एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि वाटर की सप्लाई जो होती है क्रॉप तक पहुंचाने की, उसके प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी वाटर सप्लाई को हम या ऐसे बोल सकते हो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इस प्रोसेस नेम इज या डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड या दिस प्रोसेस नेम इज इरिगेशन। एंड द
Irrigation is just depend on the time and frequency, and the time and frequency of irrigation is just varies in the from crop to crop, soil to soil, and season to season. The time and frequency of irrigation is varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. तो ये एक तरीके से आपका ये हो गया कि जो इरिगेशन होता है जस्ट डिपेंड ऑन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर, and related to crop, related to time, related to seasonal, related to soil, ये सारे इसके related होते हैं. And the next point, sources of irrigation. just like sources, आपको irrigation के sources मिलते कहाँ से हैं? तो like आपका the sources of irrigation is like wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. And the last point ट्रेडिशनल मेथड. लास्ट पॉइंट आप ट्रेडिशनल मेथड का अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड को, तो ट्रेडिशनल मेथड जो अभी भी मैंने आपको समझाया कि इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है. देन पुली सिस्टम, देन चैन पंप, देन डेकली एंड द राहट. तो ये आपके जो 4 प्रोसेस हैं, ये एक तरीके के आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं जो नॉर्मली पहले यूज़ किए जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई मॉडर्न उनके पास कोई थ्योरी नहीं थी, उनके पास कोई मॉडर्न, यानी कहने का मतलब है उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था, उनके पास कोई टूल्स नहीं था. तो उनके पास इरिगेशन के यही एक तरीके थे जो उनके पास थे. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैसे आप इरिगेशन को क्लेरिफाई करेंगे, उसके सोर्सेज, उसके टूल्स एंड जस्ट डिपेंडिटी. तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि इस लेसन के अंदर आपको हर एक बात बहुत डिटेलिंग पढ़नी है. मैंने पहले भी बोला है कि इसके अंदर आपको जितने भी पॉइंट्स लेने हैं वो बहुत डीपली जानने हैं, एंड द डिटेलिंग प्रोसेस हैं वो सारे, इसीलिए इसका कोर्स लेंदी. तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, और हर बार वीडियो देखकर आप नोट डाउन ज़रूर करें. पॉइंट्स अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं समझा रही हूँ तो प्लीज़ उसे भी ध्यान दें, उसे भी मेंशन करें. तो ये आप देखें कि लेसन के अंदर आपका किस तरह से कितना हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें डिस्क्राइब करना है. तो इस चीज़ का पूरी तरह से अच्छी तरीके से इस पर सोच के और फिर इसको पॉइंट को उतारें. तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपने वीडियो के अंदर क्या मैटर डिस्कस किया और किस तरीके से मैटर का डिस्कशन हुआ और कैसे आप मैटर को क्लियर कर रहे हो, समझा रहे हो. तो ये आपका डिपेंड करता है. तो इसमें आपको ध्यान रख के अपनी पॉइंट्स को क्लियर करना है. तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के नोट्स लिखें जो आपको लर्न करने की आगे, यानी ज़्यादातर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सीधे हर दिन हर क्लास में लर्न होता है. तो ये कोशिश करें. देन बेटा आपका इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से. बाय.